एवरीवन, जिया कहानियाँ चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी भाभी के कहने पर राजेश अपनी पत्नी को छोड़कर विदेश में पैसा कमाने चला जाता है। पूरे 3 साल बाद आज अपने देश भारत वापस लौट रहा था। हवाई जहाज से उतरने के बाद वह रेलवे स्टेशन पर जाता है। ट्रेन में बैठकर अपने शहर के लिए रवाना हो जाता है। ट्रेन राजेश के शहर से पहले एक स्टेशन पर कुछ समय के लिए रुकती है। करीब 20 मिनट के लिए वह ट्रेन वहां ब्रेक लेती है तो राजेश सोचता है कि अभी तो काफ़ी समय है, क्यों ना स्टेशन से कुछ लेकर खा लिया जाए। और वह ट्रेन से उतरता है। जैसे ही स्टेशन पर जाने लगता है तो क्या देखता है कि उसी के बूढ़े माँ बाप और उसकी धर्मपत्नी रेलवे स्टेशन पर भीख मांग रहे हैं। वह लोग राजेश को देख नहीं पाते और भीख मांगते हुए उसे कहते हैं कि साहब, कुछ पैसे दे दीजिए, 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। राजेश जब अपने माँ बाप की ऐसी दुर्दशा को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पत्नी जब अपने पति को देखती है तो वहीं रेलवे स्टेशन पर रोने लगती है। ऐसी क्या समस्या आन पड़ी जो राजेश के विदेश जाने के बाद उसके माँ बाप और पत्नी को भीख मांगनी पड़ी। दोस्तों, यह बड़ी ही दुख भरी कहानी है। राजेश मध्यम वर्गीय परिवार से था। 2 भाई थे, एक राजेश और दूसरा दिनेश। दोनों का विवाह भी हो जाता है। लेकिन दोस्तों, राजेश की भाभी वह थोड़ा तेज स्वभाव की थी। दिनेश की शादी पहले हो जाती है क्योंकि वह घर में बड़ा था। पत्नी घर में आती है जो कि पहले से ही गर्म मिजाज की थी। बड़ी ही रोमांचक कहानी है क्योंकि भाभी के चक्कर में आकर देवर सब कुछ भूल जाता है। जब तक राजेश की शादी नहीं हुई थी तो उसकी भाभी ने अपने देवर को अपने जाल में बुरी तरह से फंसा लिया था। राजेश को वह अपनी मीठी मीठी बातों से इस कदर प्रभावित करती है कि जो कुछ भी वह उससे कहती है वह हर काम करने के लिए राजी हो जाता है। वह गलत सही का फर्क समझता ही नहीं है। अब राजेश का भी विवाह हो जाता है। राजेश की पत्नी का नाम कोमल था। जैसा उसका नाम था वैसा ही उसका स्वभाव भी था। कोमल बहुत ही गरीब लेकिन नेक परिवार की लड़की थी। दोस्तों, राजेश जब भी अपने काम से घर वापस आता था तो पत्नी से सीधे मुंह बात ही नहीं करता था। अगर कोमल उससे बात करने या उस पर अपना अधिकार जताने की कोशिश करती तो वह उसे फटकार लगा देता था। जैसा भी उसकी भाभी कहती थी वह वैसा ही काम करता था। वह जब मर्जी पत्नी को पीट देता था। दोस्तों, नतीजा यहाँ तक पहुँच जाता है कि राजेश और उसकी भाभी कोमल को ज़्यादा ही परेशान करने लगते हैं। बिना किसी वजह के बात बात पर उससे झगड़ने लगते हैं तो कोमल अपने चचेरे भाई को बुलाती है क्योंकि और कोई घर में था नहीं। माता पिता का पहले ही देहांत हो गया था। चचेरा भाई आता है तो उसके साथ अपने मायके में ही चली जाती है। इधर राजेश की भाभी को सिर्फ पैसों से मतलब था। वह राजेश से कहती है कि देवर जी, मैंने सुना है विदेश में जाकर लोग वहाँ पैसा कमाते हैं। आप भी ऐसा करो, कुछ समय के लिए विदेश चले जाओ और खूब मन लगाकर मेहनत करना, पैसा कमाना। पैसा ज़्यादा रहेगा तो आप और हम खूब मज़े की ज़िंदगी काटेंगे। अब वह भाभी की बात को टाल ही नहीं पाता है और 1-2 महीने में ही उसे वीज़ा मिल जाता है और फिर विदेश चला जाता है। अपने माता पिता को विदेश जाने से पहले अपने बड़े भाई और भाभी को उनकी देखभाल करने की जिम्मेदारी सौंप गया था कि मैं विदेश से पैसा भेजता रहूँगा
आप मम्मी पापा का ध्यान रखना। लेकिन भाभी अपने पति दिनेश से कहती है कि जब तक राजेश विदेश गया हुआ है, उसके वापस आने से पहले बुढ़िया और बूढ़ा के नाम जो भी खेती है, प्रॉपर्टी है, अपने नाम करवा लेते हैं। यह हमारे भविष्य में काम आएगी। सारी संपत्ति हमारे नाम हो जाएगी तो पैसा ही पैसा होगा। दोस्तों, कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। दिनेश के मन में भी दौलत का लालच आ जाता है और जैसा उसकी पत्नी ने समझाया था वैसे ही वह करता है। तहसील जाता है और वकील से पहले ही सेटिंग कर लेता है। अपने बूढ़े माँ बाप को तहसील ले जाता है यह बोलकर कि सरकारी योजना आई है, आपको बुढ़ापे में पेंशन मिला करेगी। बेचारे बूढ़े माता पिता अपने बेटे की बातों में आ जाते हैं और धोखे में अपनी सारी प्रॉपर्टी, सारी खेती की जमीन, सभी चल अचल संपत्ति अपने बड़े बेटे के नाम कर देते हैं। और यह करवाने वाली सिर्फ राजेश की भाभी ही होती है, जिसने दौलत का लालच अपने पति को दिया था। सब कुछ अपने नाम होने के बाद वह लोग बूढ़े माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं और घर पर ताला लगाकर बाहर चले जाते हैं। अब जब बूढ़े माँ बाप के नाम कुछ भी नहीं रहा, उनके पास ना पैसा था ना कोई जरिया, बेचारे अपना पेट पालने के लिए गांव से थोड़ी दूर एक रेलवे स्टेशन पर भीख मांगने को मजबूर हो जाते हैं। जो कुछ भी कोई दे देता था खा लेते थे और ऐसे ही अपने दिन गुजार रहे थे। उधर राजेश की पत्नी कोमल का भी यही हाल था। कुछ समय के लिए तो चचेरे भाई और भाभी अपने साथ रखते हैं, लेकिन फिर उसकी भाभी बात बात पर ताने मारने लगती है। तो कोमल एक दिन तंग आकर विचार करती है कि मुझे अब इस घर में नहीं रहना है। कुछ भी करूँगी, चाहे भीख मांगकर खाना पड़े, लेकिन यहाँ उनके साथ इस घर में रोज रोज के ताने नहीं सुन सकती। अब वह कहीं किसी के घर में थोड़ा बहुत काम कर देती है, कुछ पैसे मिल जाते, लेकिन उसका पेट नहीं भर पाता था। एक दिन ऐसे ही घूमते हुए रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है तो क्या देखती है कि उसकी बूढ़ी सास और ससुर भीख मांग रहे हैं। उनके पास जाती है और गले लगकर रोने लगती है। पूछती है, माँ बाबूजी, आपकी यह दशा कैसे हो गई? सास ससुर अपनी आप बीती कोमल को बताते हैं कि तुम्हारा पति तो विदेश चला गया था और तुम्हारी जेठानी और जेठ ने हमसे धोखे से सारी जमीन जायदाद अपने नाम कर ली है और हमें घर से धक्का मारकर बाहर कर दिया है। अब हम दोनों दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। कोमल एक नेक दिल लड़की थी। वह अपने सास ससुर की ऐसी स्थिति में उनके साथ रहती है। भीख मांगने के अलावा उनके पास कोई दूसरा सहारा नहीं था। कभी कभी कोमल ट्रेन में चना दाल वगैरह बेच लिया करती थी और ऐसे ही अपने बूढ़े सास ससुर की सेवा में लगी रहती। यह लोग फुटपाथ पर ही रात गुजार दिया करते थे। कुछ समय ऐसे ही बीत गया। कुछ समय के बाद लगभग 3 साल बाद राजेश को अपने घर की याद आने लगती है। वह सोचता है कि चलो अब घर वापस चलते हैं और भैया भाभी का भी फ़ोन नहीं लग रहा है। अब वह घर आता है तो देखता है कि घर में तो ताला लगा हुआ है। पता नहीं कब से ताला लगा हुआ है। पास पड़ोस वालों ने बताया कि तुम्हारे भैया भाभी यह मकान और सभी जमीन जायदाद बेचकर कहीं गायब हो गए। पता नहीं कहाँ चले गए हैं और तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारी भाभी ने धक्का मारकर घर से निकाल दिया था। उन बेचारों को हमने खुद अपनी आंखों से अब रेलवे स्टेशन पर भीख मांगते हुए देखा है। पड़ोस के 1-2 आदमियों ने उसे बताया। राजेश ने जब यह बात सुनी
तो उसके होश उड़ गए कि भाभी के पीछे मैं अपनी पत्नी को घर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया, उसे हमेशा तंग किया, उसे प्यार ही ना दे सका। अब मैं क्या करूं? वह अपना सिर पीटने लगता है। अब वह अपने माता पिता को खोजता हुआ रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है। इधर उधर ढूंढने लगता है तो माता पिता बेचारे भीख मांग रहे होते हैं। अब उनके पास जाता है और उन्हें देखकर फूट फूट कर रोने लगता है। इतने में ही उसकी पत्नी कोमल आ जाती है, जो कहीं से पानी लेने गई हुई थी। अपने सास ससुर की सेवा में लगी हुई थी। जैसे ही कोमल ने अपने पति को देखा तो भागकर अपने पति के चरणों से लिपट जाती है। उसने अपने पति राजेश का आज भी उतना ही सम्मान किया जितना वह पहले करती थी। लेकिन राजेश ने अपनी भाभी के चक्कर में आकर उसके प्यार के जाल में फंसकर अपनी पत्नी को ठुकरा दिया था। लेकिन अपनी पत्नी का आज भी अपने प्रति ऐसा प्रेम देखकर उसे अपनी गलतियों का पछतावा होने लगता है। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। अब वह चारों एक जगह बैठकर एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगे और अपना मन हल्का करते हैं। दोस्तों, राजेश के माता पिता ने बताया कि तुम्हारे भैया भाभी ने हमारे साथ बहुत गलत किया। सब कुछ बेटा अपने नाम करवा लिया, तुम्हारा हक भी छीन लिया। लेकिन तुमने भी तब हमारी एक न सुनी थी। वह तो शुक्र है ईश्वर का कि हमारी यह छोटी बहू बहुत नेक और दयालु है। अगर यह हमें ना मिलती तो आज हम कहीं के ना रहते और ऐसे ही भूखे फुटपाथ पर मर जाते। तुमने बहू को ठुकरा दिया था, लेकिन बहू आज भी तुम्हें वही इज्जत करती है, वही तुम्हारा मान सम्मान कर रही है। ऐसी बहू क्या कहीं ढूंढने से भी मिल सकती है? यह सुनकर राजेश रोने लगता है और अपनी पत्नी कोमल से कहता है कि मुझसे जो गलतियां हुई हैं, भूल हुई है, उन सब के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाया। तो कोमल कहती है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपको तो भाभी ने अपने बस में कर रखा था। अब आपकी आंखें खुल गई हैं तो इससे अच्छा हमारे लिए और कुछ हो ही नहीं सकता। तो राजेश कहता है, अब तुम्हें यह काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे साथ यहाँ से चलो। हम मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे। क्योंकि दोस्तों, उसके पास पैसा भी नहीं था। जो कुछ पैसा था वह सभी उसने अपनी भाभी के अकाउंट में डाल रखा था। राजेश अपनी पत्नी और माँ बाप को साथ लेकर वहाँ से दूसरे शहर चला जाता है और एक सब्जी मंडी के पास छोटा सा कमरा किराए पर लेता है। वहीं मंडी में आढ़त वाले के पास पल्लेदारी करने लगता है। गाड़ियों में सामान की लोडिंग अनलोडिंग का काम वह करने लगता है। उसी से जो दिन भर में पैसा कमाता, अपने घर का खर्चा चला लेता। क्योंकि 4 जनों का खर्च निकालना अपने आप में ही एक मजदूर आदमी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। धीरे धीरे ऐसे ही चल रहा था। एक दिन उसकी पत्नी कहती है, आप मुझे एक किराने की दुकान खुलवा दो तो मैं सामान बेच लिया करूँगी। आप काम करते रहना, हमें थोड़ा और सहारा हो जाएगा पैसों का। मम्मी पापा घर पर ही रहा करेंगे, बुजुर्ग हैं, ये अब कर भी क्या सकते हैं। इस बात पर राजेश के पिता भी सहमति जताते हुए कहते हैं कि बेटा, बहू ठीक कह रही है। हम भी दुकान पर बैठ जाया करेंगे। धीरे धीरे हमारा यह दुकान का धंधा चल जाएगा। राजेश मार्केट में एक अच्छी सी जगह देखकर किराने की दुकान खुलवा देता है। उधर उसका पति मंडी में पल्लेदारी करता है और अपनी दुकान के लिए भी मुनासिब दामों में सामान खरीद लाता था। अच्छी बिक्री होने लगती है और पैसा भी बचने लगता है। धीरे धीरे
पैसा इकट्ठा होने लगता है। किराए का मकान ले रखा था, मकान मालिक का किराया भी चुकाते हैं और एक छोटा सा 100 गज का प्लॉट भी खरीद लेते हैं। खरीदने के बाद धीरे धीरे कुछ और पैसा जमा करते हैं और खूब मेहनत से कमाते हैं और घर भी बना लेते हैं। मंडी में काफ़ी समय से काम करने से राजेश वहाँ की लेन देन को अच्छे से समझ गया था। वह फिर अपनी खुद की एक आढ़त खोलता है और उनका बढ़िया रोजगार होने लगता है। इतना अच्छा उनका कारोबार चलता है कि उन्होंने कई प्लॉट खरीद लिए। जितनी प्रॉपर्टी उसके भाई ने हड़प ली थी, उसकी दोगुना वह लोग प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। दोस्तों, उधर दिनेश और उसकी पत्नी प्रॉपर्टी हड़प करके अपनी ससुराल चले गए थे। दिनेश की ससुराल वालों ने उनकी खूब सेवा की, लेकिन जब पैसा खत्म हो गया तो उन्हें लात मारकर अपने घर से बाहर निकाल दिया, यह कहते हुए कि जो अपने सगे भाई का ना हो सका वह हमारा क्या ही होगा। कहते हैं ना दोस्तों कि जैसा करोगे वैसा ही भरोगे, और वही उन्हें भी धक्का देकर घर से निकाल दिया। अब वह दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गए। एक एक पैसे के लिए तरस रहे थे। 2-2 दिन हो जाते हैं, खाना भी नहीं मिल पाता। पानी पीकर अपनी भूख मिटा रहे थे। जैसा उन्होंने अपने माँ बाप के साथ किया, अपनी छोटी बहू के साथ किया, आज वही दिन उन्हें देखने पड़ रहे थे। लेकिन एक दिन अचानक भटकते हुए वह दोनों किसी तरह से उसी सब्जी मंडी में आ जाते हैं। जैसे ही दिनेश और उसकी पत्नी राजेश को आढ़त पर बैठा हुआ देखते हैं और कई लोग उनके नीचे काम कर रहे होते हैं, यह नज़ारा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। फिर वह दोनों राजेश के पास जाते हैं। मम्मी पापा भी वहीं बैठे हुए थे। दिनेश की पत्नी जैसे ही अपने सास और ससुर के चरणों में आशीर्वाद के लिए झुकती है तो राजेश रोकते हुए कहता है कि भाभी, दूर ही रहना, माँ बाबूजी को हाथ भी मत लगा देना। क्या किया था तुमने उनके साथ? आप लोगों ने सिर्फ पैसों के चक्कर में इन्हें घर से बेघर कर दिया था। तुम्ही ने मुझे मेरी लक्ष्मी जैसी पत्नी से दूर करवाया था। तुमने मेरी जायदाद को हड़प लिया। अब क्या करने के लिए आए हो? जहाँ मर्जी चाहे चले जाइए, हमसे आप लोगों का कोई रिश्ता नाता नहीं है। लेकिन उनकी खराब स्थिति को देखते हुए उसके माँ बाप कहते हैं कि बेटा राजेश, गलती हुई है, पहले तुमसे भी हुई थी, इससे भी हुई है, आखिर जो भी है यह है तो तुम्हारा ही भाई। जो होना था हो गया, अभी इन्हें माफ़ कर दे। इस पर राजेश की पत्नी कोमल भी कहती है कि हाँ, माँ बाबूजी सही कह रहे हैं, यह जैसे भी हैं आखिर हैं तो हमारे परिवार का हिस्सा ही, और अगर भैया भाभी कहीं और भी काम करने के लिए जाएंगे तो हमारी इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी। आप इन्हें भी कोई छोटा मोटा धंधा शुरू कर दीजिए। हमारे साथ जो कुछ भी इन्होंने किया, आज उसका फल यह भुगत रहे हैं। आखिर हैं तो यह मेरी जेठानी ही, आज भी मेरे लिए पूजनीय है। राजेश का गुस्सा भी अब शांत हो जाता है। उसकी भी समझ में आ जाता है कि जो हो गया है वह अब दोबारा लौट तो नहीं सकता, और वह अपना पैसा लगाकर अपने बड़े भाई का काम भी शुरू कर देता है। दोस्तों, दोनों भाई अपने अपने काम को अच्छे से संभाल लेते हैं और अपने परिवार के साथ बड़े ही प्यार मोहब्बत से रहने लगते हैं। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी आपको ज़रा भी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
दोस्तों मिलते हैं अगली कहानी में। जय श्री श्याम। It's not a game, it's a rage.